हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है, हम लोगों ने एम्पियर के परिपथी नियम के दो अनुप्रयोग देख चुके हैं। आज हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम का एक तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे। उस अनुप्रयोग का नाम है धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग निकालेंगे धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये टोरॉइड होता क्या है, उसके बाद उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, टोरॉइड हम लोगों का यह एक वृत्ताकार खोखला वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर विद्युत रुद्ध तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। ये देखिए टोरॉइड, इसमें तार सटाकर लपेटा गया है ना, ये हम लोग का क्या है, टोरॉइड है। इसमें जो हम लोग सॉल्व निकालेंगे कि धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। आप लोग दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें देखिए हम लोगों का एक टोरॉइड वृत्ताकार छल्ला बना हुआ है जिसका केंद्र O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, एक टोरॉइड बना हुआ है, उस टोरॉइड का केंद्र O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस टोरॉइड में I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आप लोगों का जो पहला हम लोग का गोला है उसको R2 दूरी ले लिया है और बड़ा गोला को R1 दूरी करके ले लिया है। इस प्रकार से आप लोग इस चित्र का वर्णन करके लिख सकते हैं। इसके बाद इस चित्र का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मैं चित्र में वर्णन की वैसे वर्णन करके उसको लिखिएगा। उसके बाद देखिए, माना कि वृत्त के लिए B और DL एक दूसरे के समांतर होंगे। मतलब हम लोग जानते हैं कि B DL इसमें एक दूसरे के समांतर होंगे। मतलब जहाँ पे हम लोग B लिए हैं विद्युत, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने पर, तो यहीं पे एक DL की भी हम लोग अल्पांश के भी करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। मतलब छोटा अल्पांशों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोग का BDL होता है उसका हम लोग रेखीय समाकलन करते हैं। तो रेखीय समाकलन का ये चिन्ह हो गया, फिर B, फिर DL। B हम लोग का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लोग का B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। DL हम लोग की अल्पांश हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B को हम लोग क्षैतिज अक्ष में काटेंगे, मतलब cos थीटा। ये हो जाएगा BDL। ये सदिश रूप में है, तो इसको जब हम लोग अदिश रूप में करके लिखेंगे तो ये B के साथ एक क्षैतिज घटक cos थीटा हम लोग लगाएंगे। तो अभी बताए कि B और DL एक दूसरे के समांतर हैं, अतः हम लोग का जो थीटा का वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 0 अंश करके। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू में 0 अंश जब रखी तो हम लोग को पता है कि cos 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे BDL का BDL cos 0 अंश का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पे जो B है उसको रेखीय समाकलन से मैं बाहर निकाली तो सिर्फ DL बचा। अब देखिए, ये तो ज्यों का त्यों है, फिर इक्वल है, फिर B का B है और ये BDL, क्योंकि हम लोग का जो स्ट्रक्चर था टोरॉइड में, तो ये परिधि पर हम लोग की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसी पे DL उपस्थित है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, क्योंकि दूरी को हम लोग r लिए हैं तो वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो रेखीय समाकलन दिया हुआ है ना हम लोग का, ऐसे रेखीय समाकलन DL इक्वल टू हो जाएगा 2πr करके। ठीक है, तो 2πr को यहाँ पे मैं रख दी, ये इतना का वैल्यू 2πr इसको यहाँ पे रख दी। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोगों एम्पियर के परिपथीय नियम, क्योंकि उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग के लिए हम लोग कैसे करेंगे, जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है उसके अनुप्रयोग में जो एम्पियर का नियम होता है उसका यूज करते हैं। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
किसी चालक में उपस्थित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये हम लोग का एम्पियर का परिपथी नियम हो गया। अब देखिए इसमें आई का वैल्यू पहले हम लोग निकालेंगे फिर रखेंगे। माना कि कुल फेरों की संख्या स्मॉल एन है तथा आर त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा। यहाँ पे देखिए आई लिए, फिर एन हम लोग की संख्या लिए, वृत्त माने तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और धारा हम लोग निकाल रहे हैं तो धारा का धारा। ये स्ट्रक्चर से ही हम लोग इसको सपोज किए हैं, माने हैं, ठीक है, कि हम लोग का जो फेरों की संख्या एन लिए, वृत्त लिए तो वृत्त की परिधि भी आएगी, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर, और आई हम लोग की धारा है। अब क्या करेंगे, इस आई का वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जो हम लोग आई का जो मान है उस आई को मान को समीकरण नंबर 2 में हम लोग रख देंगे। अब समीकरण नंबर 2 में रखने के बाद देखिए ये बी डी एल का बी डी एल, म्यू नॉट का म्यू नॉट, आई का वैल्यू है मेरा ये एन क्रॉस 2 पाई आर आई, ठीक है। तो इसको मैं ज्यों करती हूँ यहाँ पे रख दी। अब इसके बाद ये वैल्यू हो गया। अब मेरा समीकरण पहला और तीसरा से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला का जो लेफ्ट साइड है वो और तीसरा का जो लेफ्ट साइड है वो ये एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए समीकरण पहला का राइट साइड और समीकरण तीसरा का भी राइट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इक्वल करने के बाद देखिए ये कैसा होगा। समीकरण पहला और तीसरा से, तो पहला का मेरा राइट साइड में है b क्रॉस 2 पाई r, और समीकरण तीसरा के राइट साइड में है म्यू नॉट n क्रॉस 2 पाई r इंटू आई है। यहाँ पे देखिए ये वाला 2 पाई r इस 2 पाई r से कट जाएगा, ये वाला 2 पाई r ये वाला 2 पाई r से कट जाएगा। यहाँ पे b बचा, फिर इक्वल ये म्यू नॉट, यहाँ पे n फेरों की संख्या बची और i बचा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे दी। अब देखिए जो फेरों की संख्या n है इसका भी कुछ मान होता है, तो उस मान को हम लोग देखते हैं। यदि टोराइड की माध्य त्रिज्या r, स्ट्रक्चर में हम लोग देखे हैं, देखिए जो टोराइड ये बना हुआ है उसकी माध्य त्रिज्या क्या है r है, तथा उसमें कुल फेरों की संख्या को कैपिटल N लिया है। स्मॉल जो फेरों की संख्या है वो छोटे छोटे भागों के लिए है, लेकिन जो कुल फेरों की संख्या है उसको हम लोग कैपिटल N लिए हुए हैं। यदि टोराइड की माध्य त्रिज्या r तथा उसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो जो n का वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे माने हैं कि n अपॉन 2 पाई r, ठीक है, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, और r को अभी हम लोग कैपिटल लिए क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या हम लोग क्या मान रहे हैं कैपिटल R। यदि टोराइड की माध्य त्रिज्या कैपिटल R तथा उसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो ये वाला इस n के मान को समीकरण नंबर 4 में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे b का b हो जाएगा, फिर इक्वल का इक्वल, ये म्यू नॉट एन आई, देखिए म्यू नॉट फिर i, इसको मैं रख दी n, स्मॉल n है उसके जगह मैं रख दी n अपॉन 2 पाई r, तो n अपॉन 2 पाई r। तो हम लोगों को जो धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, किसके लिए, एम्पियर के परिपथी नियम के लिए। तो ये वही है, एम्पियर के परिपथी नियम के लिए हम लोगों को जो धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी ये वो है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसमें किस पे निर्भर करता है। तो देखिए फेरों की संख्या कैपिटल N पर, मतलब B हम लोग की N के अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ती जाएगी टोराइड का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी बढ़ता जाएगा। और धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र B धारा I के अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे धारा का मान कम होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माध्यम, म्यू नॉट माध्यम है ना, तो माध्यम के भी अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे माध्यम बढ़ता जाएगा इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए कैपिटल R, तो हम लोग की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल R के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि R बटा में है तो हम लोग की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल R के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे टोराइड की त्रिज्या बढ़ती जाएगी
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। और जैसे जैसे वृत्त की मतलब टोरॉइड की त्रिज्या कम होती जाएगी ना, मतलब घटती जाएगी, तो हम लोग की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो ये वाला सॉल्यूशन हो गया धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आप लोगों का एम्पियर के परिपथी नियम का जो अनुप्रयोग था उसका तीसरा अनुप्रयोग भी समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।